दोस्तों आज की इस सीरीज का नाम होने वाला है आई एम रियली नॉट द डीमन गॉड्स लैकी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक अंधेरी रात होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और हम लोगों को एक कैट दिखाई जाती है और एक अपर व्यू से वो कैट पूरी की पूरी सिटी को देख रही होती है। अब उसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है एक शॉप की तरफ जिसमें कि ओपन साइन बना हुआ होता है, मतलब कि दुकान ओपन है। ये चीज बहुत रेयर होती है कि इतनी बारिश में कोई दुकान खुली हो। अब उसके बाद हम लोगों को दुकान के अंदर शॉप का ओनर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आज कितनी ज्यादा हैवी रेन है, मुझे डर है कि आज भी कोई भी गेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इतनी बारिश में मुश्किल से ही कोई गेस्ट आता है। बट अगर इतनी बारिश में कोई बाहर निकला होगा और वो अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लाया होगा तो उसको किसी न किसी शेल्टर की जरूरत होगी और इस स्टॉर्म में कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो कि शेल्टर के लिए मेरी शॉप में आएगा। वो कहता है कि मैं कितना ज्यादा चैरिटेबल पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जो गुडविल है उसकी वजह से मैं कुछ इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन नहीं, देखा जाए तो इसे कहेंगे कस्टमर से रेसिप्रोसिटी, यानी कि अगर तुम कस्टमर को प्यार दोगे तो उल्टा कस्टमर तुम्हें और प्यार देगा। वो कहता है कि मेरे जितने भी गेस्ट इस शॉप पे आते हैं उनको मैं अपनी हॉस्टिलिटी और अपनी काइंडनेस दिखाता हूँ जिसकी वजह से वो लोग एटलीस्ट 2 या 3 बुक्स तो परचेस कर ही लेते हैं। एंड अब उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पर हम एक फाइट देख रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसकी किसी से फाइट चल रही होती है और वो अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए उन लोगों से फाइट कर रही होती है। वो लड़की बिल्कुल भी डरती नहीं है और किसी का गला काट देती है तो किसी का कुछ कर देती है, लाइक उन सभी को एकदम जिंदा मारती है। और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वो कहती है कि मैंने फाइनली ये चीज सेटल डाउन कर दी है, मैंने इनमें से मोस्टली की सिर्फ हड्डियां तोड़ी हैं तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो कहती है कि मेरे हथियारों में अभी भी खून लगा हुआ है तो मुझे कोई प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं छुप सकूं। अगर मैं अभी ऐसे बाहर निकली तो किसी को मुझ पे शक हो सकता है। एंड हम लोग को दिखाया जाता है कि वो वहां से जाने लग जाती है। एंड उसके बाद उसको एक बुक स्टोर दिखता है जो कि अभी के टाइम पे ओपन होता है और ये बुक स्टोर हमारे प्रोटैगनिस्ट का होता है। वो अपने मन ही मन में कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन सारी की सारी बंद हैं, लेकिन इतनी बारिश में इस बंदे ने अपनी दुकान क्यों खोली है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई ट्रैप है? कहती है कि मुझे अभी टाइम चाहिए छिपने के लिए और चाहे कुछ भी हो मुझे यहाँ अंदर जाना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, जो होगा देखा जाएगा। एंड देन उसके बाद वो शॉप का गेट खोलती है और शॉप में अंदर जाने लग जाती है। शॉप के अंदर अपना प्रोटैगनिस्ट बैठा होता है जो कि एक हाथ में अपने बुक लिया होता है और इस लड़की को देखते ही वो कहता है वेलकम। एंड वो अपने मन ही मन में कहता है कि तो अभी तक मैंने जितना भी वेट किया वो मेहनत मेरी वेस्ट नहीं गई, एक ब्यूटीफुल गेस्ट इतनी बारिश में यहाँ पे आ ही चुकी है। वो कहता है कि ये भली बाहर से जैसी भी दिख रही है लेकिन इसके अंदर भी इसकी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, तो क्या मुझे इससे बात करना शुरू करना चाहिए और इसे अपनी बुक सेल करनी चाहिए? और वो कहता है कि मुझे हल्की फुल्की बातचीत से इसके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि मैंने एक टॉवल रखा है वहाँ पे, आप चाहो तो अपने आप को पोंछ सकते हो। अब वो जो लड़की होती है वो अपने मन ही मन में कहती है कि क्या ये मेरा ही वेट कर रहा था और आखिर इसने ये सारी चीजें प्रिपेयर क्यों रखी है जो कि मुझे चाहिए थी? कोई एवरेज बुक स्टोर ओनर ये सारी चीजें अपनी शॉप पे क्यों रखेगा? क्या ये कोई साजिश है? एंड देन उसके बाद वो उसका टॉवल उठा लेती है और उसको थैंक्स बोलती है। अब देखो दोस्तों, हल्का सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि ये जो लड़की है इसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये इसके लिए ट्रैप कर रहा है, लाइक ये इसके पीछे पड़ा हुआ है। एंड प्रोटैगनिस्ट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की क्या सोच रही है, उसके लिए ये लड़की सिर्फ एक नॉर्मल कस्टमर है। तो लड़की को यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड यही मिसअंडरस्टैंडिंग स्टोरी में आगे इसकी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद जो लड़की होती है वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि आखिर ये पर्सन कौन से फैक्शन से बिलोंग कर सकता है, क्या ये एरकना टावर का होगा या फिर ट्रुथ सोसाइटी का? लाइक आई गेस ये यहाँ के कोई ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स होंगे। तो ये लड़की को लग रहा होता है कि ये भी इन्हीं ऐसे किसी ग्रुप का है जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वो कहती है कि एनी हाउ ये जो बंदा है ये एब्सोल्युटली कोई ऑर्डिनरी बुक स्टोर का ओनर नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे की कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है, ये कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहा है। एंड देन उसके बाद वो लड़की प्रोटैगनिस्ट से बोलती है कि क्या तुमने अभी अभी ऐसा कहा कि तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे यहाँ पे? वो प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि राइट, मैं आपका वेट कर रहा था और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, आप मुझे मिल गई। हम दो लोगों की मीटिंग हो गई जो कि आज से पहले कभी नहीं मिले थे। अब जो प्रोटैगनिस्ट है वो इस टाइप की बातें इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने कस्टमर को अपने जाल में फंसा सके, लेकिन ये जो लड़की है ये इसकी बात को अदरवाइज ले जाती है बहुत ज्यादा। जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अगर मैं आपको देखूं तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे ट्रबल से गुजरी हुई है, जैसे कि साइकोलॉजिकल इंक्लिंग। जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है कि ये मेरा एक टैक्टिक है ताकि जो कस्टमर है मैं उसको
अपने ज़्यादा और क्लोज ला पाऊँ। लेकिन जो लड़की होती है वो थोड़ा नर्वस होते हुए बोलती है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरे को ऐसी कुछ टाइप की सिचुएशन है। और वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि इस स्टेज पे मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही कि ये आदमी मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा एनिमी। वो कहती है कि अभी के टाइम पे मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, इससे कुछ ज़्यादा वो ना करूं। एंड देन उसके बाद वो उसको टी देते हुए बोलता है कि अगर मैंने गलत नहीं समझा है तो क्या आपका कुछ पर्सनल रिलेशनशिप इशू है। एंड वो लड़की थोड़ा और नर्वस होते हुए अपने ही मन में कहती है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, क्या ये बंदा मुझे ऐसा दिखाना चाहता है कि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। एंड देन उसके बाद जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उस लेडी को चेयर ऑफर करते हुए बोलता है कि तो क्यों ना पहले बैठ जाएं और हम बैठ के अच्छे से बात करें। वो कहती है कि इतने शॉर्ट टाइम में आउटसाइडर्स को पता चल गया कि जो व्हाइट वॉल्फ हैं उन्होंने इंटरनल रिवॉल्ट कर दिया है इसके अगेंस्ट। और वो बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा उन्हीं के प्लान का हिस्सा है। एंड देन उसके बाद वो प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि आई हैड सफर्ड बिट्रेयल, मुझे किसी ने धोखा दिया है। वो कहती है कि सब कुछ उस बंदे की गलती थी। वो कहती है कि एग ऑफ द मैजिक मिरर ये स्पॉन था एक मॉन्स्टर का जिसके पास एबिलिटी थी टू एंटाइज द सोल। वो कहती है कि इसके एमरजेंस की वजह से जो फ्रेंडली फीलिंग्स थी फॉर उसके कंपेनियंस वो सालों साल बदलती गई ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट में। ये सब चीजें इस एक्सटेंट तक बढ़ गई कि किसी ने भी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को फुल यूज करने के लिए हेजिटेट नहीं किया और सारे के सारे कलीग्स हमारे दुश्मन बन गए। जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने मन ही मन में एकदम खुश सा हो जाता है कि वाओ इतना ज्यादा मेलोड्रामा। वो कहता है कि ये बैड आइडिया नहीं है, अगर मैं इसके मेलोड्रामा को कन्वीनियंट रूप से यूज करूं और एक एडवांटेज उठाऊं, मैं इसे अपना अच्छा खासा कस्टमर बना सकता हूँ, क्योंकि भाई उसकी तो आदत ही है ये सब मक्खनबाजी करने की। एंड देन उसके बाद वो एकदम सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा दुखद होगी, लेकिन अगर आपने बिट्रेयल सफर किया भी है तो आप इसे क्यों ना अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाएं ताकि आप आगे की चीजें एकदम अच्छे से देखें। अब देखो दोस्तों, जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो तो ये सब कुछ एज अ कस्टमर एंड एज अ सेलर कह रहा होता है, बट जो ये लेडी होती है इसके लिए और ज्यादा शक बढ़ता जाता है प्रोटैगनिस्ट। वो कहती है अपने मन ही मन में कि ऐसा लगता है इस बंदे को मेरे बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था और ये सब कुछ प्रिपेयर करके बैठा था। एंड वो उससे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये जो बिट्रेयल है इसने ऑलरेडी मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है और मैं सीरियसली इंजर्ड भी हूँ। अब मुझे दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ अगली साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। इंसानियत से मेरा भरोसा उठ चुका है। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार चुकी है और इसने एक हार्श इंजरी भी महसूस की है। कहता है कि ये टाइम है कि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं। ये इमोशनली बिटरे हुई है तो इसको सेंटिमेंटल इंजरी के लिए कुछ ना कुछ इलाज तो देना ही पड़ेगा। वो कहता है कि अब क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आखिर लोगों के असली चेहरे क्या हैं, आखिर उनकी असली इंटेंशंस क्या होती है, तो अब आपको कभी भी दोबारा इस चीज को लेकर हार्म नहीं होना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है और अब कोई आपको दोबारा इस चीज में नहीं फंसा सकेगा। अब आपको कोई दोबारा बिट्रे नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो आपका कोई क्लोज्ड वन क्यों ना हो। वो लड़की अपने मन ही मन में कह रही होती है कि क्या ये मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे किसी टाइप की हेल्प चाहता है। वो मन ही मन ऐसा भी कहती है कि ये वैसे तो बहुत ज्यादा कनिंग और बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है, लेकिन मुझे देखने में कोई हंट्समैन लग रहा है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी बुक स्टोर का ओनर है। ऐसा लगता है कि ये कोई हायर ऑर्डर डार्क विजार्ड है। एंड देन उसके बाद वो लेडी अपने प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इनह्यूमेन है तो ये तुम्हारे लिए वर्थ होगा कि उनके पर नजर रखो। उनके साथ सॉफ्टली डील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनको उनकी औकात दिखाओ। एंड प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि जब तुम अपने कस्टमर का अच्छा खासा भरोसा जीत जाओ फिर उसके बाद तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे प्रैक्टिकली समझने लग गए हो और उसके सजेशन अच्छे से ले रहे हो। जो वो लेडी होती है वो कहती है कि मैं क्या अलाउड हूँ, क्या मुझे ट्रांसग्रेस करवाना चाहिए, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अभी इस बारे में। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं है, ऐसा लगता है कि यही सही टाइम है, तो क्या अब असली मुद्दे पे आए। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको अभी के वक्त इस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये बुक मैंने हाल ही में पढ़ी है और इस टाइप की इनकम्प्रिहेंसिबल बुक इस टाइप की लड़की जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इसके लिए बेस्ट रहेगी।
इस बुक का नाम होता है ब्लड एंड बीस्ट और वो अपने मन ही मन में कहती है कि ये टाइटल, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना, आखिर ये मुझे इस टाइप की बुक क्यों दे रहा है। जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो उससे कहता है कि इस बुक को पढ़ो और मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा रीबर्थ हुआ है। एंड देन उसके बाद वो अपनी टी का कप उठाते हुए उससे कहता है कि तो अपनी एक नई शुरुआत के लिए चलो चीयर्स करते हैं। एंड देन उसके बाद वो लेडी उसको बोलती है थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करूंगी। एंड देन वो भी अपनी टी पीने लग जाती है। एंड जैसे वो कप अपने मुंह के पास लाती है तो उसको पता चलता है कि इसमें टी नहीं बल्कि बॉइल वाटर होता है। एंड प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि वो तो मैं सिर्फ आपका स्टमक हीट करना चाहता था, इसलिए आपको मैंने गर्म पानी दे दिया। भाई क्या ही कंजूस बंदा है। अब उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट उस लेडी को उसका लाइब्रेरी कार्ड देता है और उससे बोलता है कि ठीक है फिर आप ये बुक ले जा रही हैं तो ये लाइब्रेरी कार्ड को फिल कर दीजिए। एंड देन उसके बाद वो लड़की उसमें अपनी डिटेल भरने लग जाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होता है जीशू। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन कहता है कि अच्छा तो इसका नाम जीशू है। मुझे अब याद आया, एक जी बोनोंग नाम के बंदे को मैं जानता था जो कि एक बार एक टाइकून में मेरे साथ फंसा था। एंड मेरे ख्याल से जो उसकी ओनली डॉटर थी उसका नाम भी जीशू था, तो इसका मतलब ये है कि ये वही है। हो सकता है, खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना काम करवाना है। एंड देन उसके बाद वो उससे कहता है कि जो आपकी बोरोइंग की डेडलाइन है वो 1 महीने तक की है, तो प्लीज 1 महीने के अंदर आप ये बुक रिटर्न कर दीजिएगा। एंड देन उसके बाद वो उसको एक अम्ब्रेला देते हुए बोलता है कि बाहर बारिश अभी बहुत तेज है तो मैं आपको एक अम्ब्रेला देता हूँ, जब आप बुक वापस करने आएंगे तो इस अम्ब्रेला को भी अपने साथ ले आइएगा। एंड देन उसके बाद वो उसकी अम्ब्रेला लेते हुए उसको बोलती है कि ओके थैंक्स फॉर योर हेल्प, और वो जाते जाते उससे बोलती है कि क्या मैं आपके बारे में भी जान सकती हूँ। एंड जैसी वो ये कहती है तो वो अपने मन ही मन में कहती है कि क्या अनकॉन्शियसली मैंने इसके साथ फ्लर्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे वैसे भी इसको जानना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी भी इस पे शक है। अपना प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि मेरा नाम है लिन जी, मैं एक ऑर्डिनरी बुक स्टोर का ओनर हूँ जो कि हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। एंड जो वो लेडी होती है उसको ऐसा लग रहा होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने इसको अपना आधा अधूरा इंट्रो दिया है और वो कहती है कि अच्छा तो ये मुझे अपना इंट्रो देने में इंटरेस्टेड नहीं है, खैर क्या ही कर सकते हैं। एंड देन वो जाते हुए उससे बोलती है कि देन सर लिन जी थैंक्स टू यू, गुड नाइट। लिन उससे बोलता है ऑल राइट, आप केयरफुली रोड पे जाना, बारिश अभी बहुत ज्यादा तेज है एंड आई होप कि आप जल्दी शॉप पे वापस आएंगी। एंड देन उसके बाद जाने के बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैंने एक और अच्छा काम किया, हर दिन अगर मैं ऐसे ही काम करता रहता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एंड देन प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि शायद ये उस अननोन एग्जिस्टेंस की सिग्निफिकेंस है जिसने मुझे अलाउ किया कि मैं इस वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकूं। एंड देन वो अपने स्टोर में साफ सफाई करने लग जाता है और कहता है कि कोई और गेस्ट भी आ सकता है तो मुझे अपने काम साफ कर लेना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो बारिश में वापस जा रही होती है एंड वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि शायद मैं इससे जल्दी मिलूंगी, और वो इतना कहती है उतने में एकदम वो शॉकिंग सा रिएक्शन देती है क्योंकि वो देखती है कि उसी बारिश में एक बंदा अम्ब्रेला ओढ़े हुए उसकी तरफ को आ रहा होता है। एंड इस बंदे के हाथ में कोई तो बुक होती है, उसने सर पे हैट पहनी होती है। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो कुछ तो बुक देखता है जिसका नाम होता है रिचुअल्स एंड फोकलोर्स। एंड वो कहता है कि इस बुक को देखकर मेरी पुरानी मेमोरीज ताजा हो गई, और हमें पता चलता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है ये इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ होता है। वो कहता है कि 3 साल हो गए हैं जब से मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ। मैं अभी जिस सिटी में रहता हूँ इस सिटी का नाम है नोकेन। एंड देन उसके बाद हमें 2017 यानी आज से 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ये एक लाइब्रेरी होती है किसी तो यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे अपना लिंजी बैठा होता है जो कि इधर पे प्रोफेसर होता है ऑफ फोकलोर। अब उसकी कोई तो कलीग वहाँ पे होती है और कहती है कि मिस्टर लिन लाइब्रेरी क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, क्या आप जान ही रहे हैं। लिन उसको कहता है कि ओ मुझे बस थोड़ा और यहाँ पे बुक पढ़नी है, मेरी बुक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं इधर का गेट वेट बंद कर दूंगा। एंड देन उसके बाद वो उसको कहती है कि ओके फिर हम कल मिलते हैं। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। अब वो लेडी जब बाहर आती है तो उसको बाहर एक दूसरी लेडी मिलती है जो कि उसको कहती है कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, क्या वो अभी भी अंदर है। वो कहती है कि हाँ वो अभी भी अंदर है, उन्हें बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे इससे सुनने में आया है कि वो बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन कर रहे हैं और वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी बुक्स खरीदने में ही लगा देते हैं। वो लड़की बोलती है कि ओ रियली, ये सच में बहुत ज्यादा है। एंड देन उसके में दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है एंड जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो लाइब्रेरी क्लोज करके आ ही रहा होता है, बट अचानक से वहां पे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। एंड जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसको कहता है कि क्या
क्या ये कोई रिचुअल है? एंड लाइक इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये जो मैजिक सर्कल होता है, अगर आप इसमें कुछ भी विश मांगोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंड देन वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी एक स्लाइट चांस भी है तो मैं ट्राई जरूर करूंगा। एंड देन उसके बाद वो उस मैजिक सर्कल के ऊपर हाथ रख के कहता है कि प्लीज मुझे इस वर्ल्ड में सारे की सारी बुक्स का ओनर बना दो, मैं सारी की सारी बुक्स ओन करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं होता है और वो कहता है कि मुझे तो पता था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट सडनली उसके पीछे कुछ तो मॉन्स्टर लाइक थिंग अपीयर होती है। वो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसने भी उसे देखा नहीं होता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये जो मैजिक सर्कल है ये घंटा कोई इच्छा पूरी नहीं करता। एंड देन जैसे ही वो अपने पीछे उस मॉन्स्टर को देखता है उसकी एकदम फट सी जाती है और हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ तो लाइक पोर्टल जैसा ओपन होता है। वो कहता है कि उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैंने इस डोर को पुश किया तो मुझे अपना ड्रीम अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुझे जो प्राइस पे करना पड़ा वो सच में बहुत ज्यादा था। मैं आज के बाद कभी अर्थ में रिटर्न नहीं हो सकता था, मैं किसी और वर्ल्ड में आ चुका था। लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और मैं उस डोर में चला गया और उसके बाद मैं इस सिटी पे आ गया जिसका नाम है नोकिन। उसके बाद से टाइम बीतता गया और इधर रहने में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लाइफ ऑलमोस्ट सेम है। बट क्या लॉजिकली अगर देखा जाए तो उस चीज के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए थे। बट खैर मुझे उस सब से क्या लेना देना, मेरी तो जिंदगी मस्त चल रही है। मैं रैंडमली शेल्फ से कोई भी बुक उठा के पढ़ सकता हूँ, कोई भी, मेरे पास एंडलेस बुक्स हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने कस्टमर्स को हील करता हूँ, उनकी सोल को हील करता हूँ, जिसमें मुझे सच में बहुत ज्यादा मजे आते हैं। मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा सिंपल है। वो कहता है कि मेरे पास आजकल कस्टमर थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कन्वर्सेशन स्किल कितनी ज्यादा बेटर है। वो लेडी जो यहाँ से गई वो सच में आज बहुत ज्यादा खुश होगी। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी लेडी पे और उसके सामने वही बंदा आ रहा होता है जो कि हमने चैप्टर 1 की एंडिंग में देखा था। हम लोग देखते हैं कि वो कोई तो ओल्ड मैन टाइप का होता है, उसने हैट पहनी होती है और फेस पे मास्क लगाया होता है। एंड वो उस लेडी के पास से क्रॉस होता है और वो लेडी अपने मन ही मन में कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने हाथ तक मूव नहीं कर पा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ तो स्नेक टाइप ऑरा ने उस लड़की को घेर लिया होता है एंड वो लड़की वहीं पे खड़े खड़े उसको देखती रहती है। वो कहती है कि ये वही है, ये वही है, ये नहीं हो सकता। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी फिर अपने प्रोटैगनिस्ट की शॉप के अंदर चला जाता है और जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसे देखकर बोलता है वेलकम। प्रोटैगनिस्ट इसको कहता है कि हे ओल्ड वाइल्ड, आखिर आपको कैसे आना हुआ, क्या आपने यहाँ कोई बुक रिटर्न करनी है? वो जो बंदा होता है वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि हे लिन, क्या तुम मुझे मेरे रियल नाम से बुला सकते हो? वो कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वाइल्ड। फिर मिस्टर वाइल्ड अपने लिन से बोलता है कि अभी मैंने देखा कि तुम्हारी कोई नई कस्टमर आई थी, क्या तुमने उसे भी कोई बुक चेप दी? प्रोटैगनिस्ट कहता है मैंने उसे वही बुक दी जो कि उसके ऊपर सूट करती है और वो सच में उससे हैप्पी होगी। फिर वो बंदा बोलता है ओके, ये वो बुक है जो तुमने मुझे लैंड दी थी, ये लो, इसको मैं वापस कर रहा हूँ। वहीं वो जो लेडी होती है वो बाहर से सोच रही होती है कि मैं एकदम सही थी, ये वही ब्लैक स्केल्ड फेसलेस फ्रैंक वाइल्ड है, द डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज। रूल्स के हिसाब से जो कि ट्रुथ सोसाइटी ने सेटअप किए थे 1788 में, जो भी म्यूटेंट्स हैं वो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं और इसको कहा जाता है एफडी क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि होता है एबनॉर्मल, पैनिकी, डिस्ट्रक्टिव और इनडिस्क्राइबेबल। और ये जो ये वाइल्ड है, ये ब्लैक स्केल्ड फेसलेस एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज है। इसका जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर है वो है इसका मास्क जो कि ये पहनता है। जो इसकी आंखें हैं उन आंखों में हाफ सरपेंट ब्लड है, यानी कि लाइक जहर से मिला हुआ ब्लड। इसने एक बार एक फाइट की थी जो कि करी थी वन ऑफ द 10 होली नाइट्स से, जो कि टावर के थे। 10,000 स्क्वायर एरिया तक ये लेवल्ड अप हो चुका है और साथ ही साथ इसको उसी वक्त ये डिस्ट्रक्टिव टाइटल मिला है। इसके न जाने और ऐसे कितने कांड होंगे। एंड देन उसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि ऐसा लगता है मैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ही मिल गई आज। अब उसके शॉप के अंदर जो अपना लेन होता है वो उससे कहता है कि ओल्ड वाइल्ड, क्या आपको नहीं लगता है कि आप कोई बुरे मूड में है? अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। एंड देन प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि ओल्ड वाइल्ड वन ऑफ द मोस्ट फ्यू रेगुलर कस्टमर्स हैं मेरी शॉप के, ये ऑलमोस्ट मेरी डेली रूटीन का पार्ट बन चुके हैं, ये ऑलमोस्ट डेली मेरी शॉप पे आते हैं और ऐसा लगता है कि इनके बिना मेरी शॉप अधूरी सी है। जितना मैंने इनके बारे में सुना है उसके हिसाब से इनके 2 चिल्ड्रन है, लेकिन ये अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। जो इनकी लवर थी उन्होंने इन्हें छोड़ दिया और जो इनके कलीग्स हैं वो इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे इनसे डरते हैं। इसकी वजह से ये हमेशा अकेले से रहते हैं, एन एम्प्टी नेस्टर। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि ये कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, जब मैं आज से 2 साल पहले इनसे मिला था। एंड देन उसके बाद हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वही रोज की तरह अपना लेन अपनी शॉप पे बैठा होता है एंड जैसे कोई गेस्ट आता है वो उसे वेलकम कहता है।
ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि अपना ओल्ड वाइल्ड होता है। एंड देन उसके बाद वो ओल्ड वाइल्ड को देखकर भी कहता है कि मेरा बिजनेसमैन इंस्टिंक्ट मुझे ऐसा कह रहा है कि इस बंदे की भी कोई अच्छी खासी बैक स्टोरी है। इसके आउटफिट को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियली तो ठीक ठाक है, इवन ये अपना फेस भी हाइड कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक कूल कैरेक्टर है, तो इसकी स्पिरिचुअल लाइफ सच में क्लियर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको हीलिंग का चांस चाहिए। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने इसको केयरफुली हैंडल किया तो ये शायद मेरा कोई रेगुलर कस्टमर बन सकता है। एंड देन उसके बाद ओल्ड वाइल्ड उससे कहता है कि तुम शॉपकीपर हो है ना, क्या तुम बुक्स कलेक्ट भी करते हो? ये जो बुक है ये मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम से है और मुझे लगता है कि इसकी कोई अच्छी खासी वैल्यू होगी। लेन उससे कहता है कि श्योर, इस बुक स्टोर में वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, प्लीज कुछ समय वेट कीजिए। एंड देन उसके बाद वो उसको टी देते हुए कहता है कि मेरे पास ब्लैक टी है, क्या ये चलेगी? और वो अपने मन ही मन में कहता है कि पहले लोगों को चाय ऑफर करो ताकि वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो। जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो उससे कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा ये जो चेहरा है ये लोगों को बहुत ज्यादा डराता है और मैं नहीं चाहता है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ भी कोई ट्रबल हो। लेन उससे कहता है कि आप मेरे गेस्ट हैं, आखिर मैं आपसे क्यों डरूंगा? और वैसे भी मैं लोगों के हर्ट पे फोकस करता हूँ ना कि उनके अपीयरेंस पे। ओल्ड वाइल्ड उसे कहता है कि हाँ, क्या तुम बिल्कुल सही रहे हो, तो मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। एंड देन जो उसने अपने फेस पे कपड़ा ढक रखा था उसको नीचे कर लेता है और उसको कहता है कि टी के लिए थैंक्स। एंड देन उसके बाद जो अपना लिन होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जो इसके मास्क चॉइस है वो इसके फेस से भी ज्यादा स्कैरी है। ऐसा लगता है कि इसके फेस में जितने भी वुंड्स हैं वो इन सभी को कवर करता है अपने मास्क से। खैर, मुझे इतना ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करनी है। जो इसने मेरे को बुक दी है उस बुक से जज करके तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा है किसी भी ऑब्सक्योर लैंग्वेज में। इसका मतलब ये है कि ये एक अटेंटिव और अकम्प्लिश्ड लिंग्विस्ट है। तो क्या मुझे इस चीज पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए? ओल्ड वाइल्ड उससे बोलता है कि जो तुम्हारी टी है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इस सर्विस के लिए शुक्रिया। लेन उससे बोलता है कि जब तक आप सेटिस्फाइड हैं तब तक इस चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि तो ये आपने बुक खरीदी है, इसका मतलब ये है कि आपने इसको पढ़े भी होगा, लेकिन ये बुक बहुत ज्यादा अनकॉमन और डाइंग लैंग्वेजेस में है। इसके जो वर्ड्स और लाइंस हैं वो फुल ऑफ मैजिक हैं और ये सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं अपने इन्हीं वर्ड से इसे इम्प्रेस कर रहा हूँ। एंड वही जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं जब से इस शॉप में एंटर किया हूँ तब से ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ये मेरे साथ एकदम ऑर्डिनरी बिहेवियर कर रहा है। आखिर ये पर्सन कौन है? मैं इतना ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकता हूँ, भले ही मुझे इसके ऊपर से कोई भी ऑरा फील नहीं हो रहा हो, बट फिर भी मैं इसको लेकर केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। ये इंसान मुझे कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा है। एंड देन उसके बाद वो उसको बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी मेरे ऐसे कुछ खास इंसाइट्स नहीं है। वैसे क्या तुमने इस फील्ड में कोई रिसर्च करी है? अगर करी है तो तुम मुझे कुछ चीजें बता सकते हो इस बारे में, मैं माइंड नहीं करूंगा। और जो लेन होता है वो उससे बोलता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने इस बारे में पढ़ा है, लेकिन ना थोड़ा बहुत मैंने इस बारे में क्यूरियसली जरूर पढ़ा है और कुछ बुक्स भी हैं मेरे पास इसी से रिलेटेड। एंड प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ एक प्रोफेशनल जो कि एक स्कॉलर है, वो अकेले रहने का आदी है और अगर उसको ऐसे ऑर्डिनरी पीपल के साथ रहना है तो उसमें उसको कौन सी बुक ऑफर करनी है वो मुझको बेस्ट पता है। एंड देन उसके बाद वो उसको एक बुक देता है और उसको कहता है कि ये बुक है, मैं इसको तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, और उस बुक का नाम होता है वेन्स हाउंड से। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि इसको कहा जाता है डेविल्स लैंग्वेज, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट है चाइना में, और ये एक लिंग्विस्ट है ना, तो आखिर देखते हैं ये इसे कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। एंड देन उसके बाद जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो उस बुक को देखता है और कहता है डेविल्स लैंग्वेज। एंड देन उसके बाद वो सच में हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये रियल डेविल है, हाँ ये सच में रियल डेविल है। और प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि मेरी ट्रिक काम कर गई, मैं सच में कितना ज्यादा औसम हूँ। फिर उसके बाद ओल्ड वाइल्ड उससे बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर है, आखिर तुमने इसे कैसे ढूंढा? प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इसे ट्रुथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बस इतना कह सकता हूँ। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि ये एक स्प्लेंडेड एंशिएंट सिविलाइजेशन से है और ये उसी में से एक लैंग्वेज है। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है क्या एंशिएंट स्प्लेंडेड अ लॉस्ट सिविलाइजेशन? एंड वो कहता है कि वो इसके बारे में इतनी ईगरली जानता है, इसका मतलब ये है कि इसका जरूर उस ओल्ड सिविलाइजेशन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो कहता है कि इवन इस शेडेड स्केल में भी ये कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है, उस वो सिविलाइजेशन सच में बहुत ज्यादा ग्लोरियस थी। एंड देन वो कहता है कि इसको अगर इस बारे में पता है इसका मतलब ये है कि ये सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग क्रिएटर है। एंड देन उसके प्रोटैगनिस्ट उसको कहता है कि तो ओके, क्या मैं आपको
अपना कस्टमर बुला सकता हूँ। एंड जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो उससे कहता है कि हाँ मेरा नाम है फ्रैंक वाइल्ड। वैसे ये तो कुछ खास जानने लायक है नहीं क्योंकि मेरे नाम में क्या ही रखा है, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रोटैगनिस्ट उसे बोलता है कि मेरा नाम है लिन जेई और मैं एक रेगुलर बुक स्टोर ओनर हूँ, आपको इतने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है ओल्ड वाइल्ड। एंड अब उसके बाद हमारा जो फ्लैशबैक होता है खत्म हो जाता है एंड जो हमारी स्टोरी होती है ये दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अभी तक वो जो भी ओल्ड वाइल्ड वाला सीन चल रहा था ये फ्लैशबैक था, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि मैंने अभी अभी एक अनदर बॉटल नेक एनकाउंटर किया है अपनी रिसर्च में, और ये सब शुक्रिया है तुम्हारी डेविल्स लैंग्वेज का। जो बुक तुमने मुझे आज से 2 साल पहले दी थी उस बुक की वजह से मुझे अपनी रिसर्च में एक अलग डायरेक्शन मिली है, लेकिन अब मुझे और क्लूज चाहिए इसी लैंग्वेज बुक के टाइप के। एंड देन उसके बाद ओल्ड वाइल्ड अपना फॉर्म भरने लग जाता है बुक रिटर्न करने का, और प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में कहता है कि ये ओल्ड वाइल्ड डेविल्स लैंग्वेज को इतनी ज्यादा ईगरली पढ़ा, इसका सच में बहुत ज्यादा ड्राई ह्यूमर है एज ए स्कॉलर। एंड देन उसके बाद वो अपने ओल्ड वाइल्ड से पूछता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी सिमिलर बुक और बोरो करनी है? एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक के साथ। हमें दिखाया जाता है आज से 40 साल पहले का सीन। हम लोगों को एक इंसान दिखाया जाता है जो कि किसी के सामने तो होता है और वो बंदा इसे मरने के ऑर्डर देता है। वो कहता है कि जो मेज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पावर ऑफ द लैंग्वेजेस एंड द वर्ड्स। व्हाइट मेजेस के व्हाइट स्पेल्स होते हैं और जो ब्लैक मैजिक होता है वो रिसाइट करता है इंसेंटेशंस में को। एंड देन उसके बाद वो लीडर इस बंदे से बोलता है कि तुम एक ब्लैक मेज हो और अगर तुम अपने सोल की साउंड को नहीं ढूंढ सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे मर जाना बेहतर है। एंड ये जो ब्लैक सोल वाला मेज होता है ये और कोई नहीं बल्कि अपना ओल्ड वाइल्ड होता है। एंड बस उसके बाद प्रेजेंट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ओल्ड वाइल्ड होता है वो अपने ओनर से बोलता है यानी प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि हाँ मुझे उसी टाइप की कोई बुक दिखाओ। वो बुक सच में बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थी और ऐसा लगता है कि वो पार्ट थी एक सिंगल लैंग्वेज की। वो डीपली कनेक्टेड थी कस्टम और कल्चर से और मुझे वैसी कुछ चाहिए ताकि मैं उसे और डीपली अंडरस्टैंड कर सकूं। एंड देन उसके प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ओके तो मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। एंड ओल्ड वाइल्ड अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मिस्टर लिन अभी भी उतना ज्यादा सेल्फलेस और जेनरस है जैसे वो आज से 2 साल पहले था। एंड देन इसके 2 साल पहले का हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओल्ड वाइल्ड हमें बताता है कि उस समय पे मेरी बैटल हुई थी, एक बहुत हॉरिबल बैटल बेस्टर्ड जोसेफ के अगेंस्ट, जिसमें मैं हार गया था। उस समय पे जो मेरा पाथ था वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो गया था और उस समय पे लिन ही था जिसने मुझे गाइड किया था। उसने मुझे रेयरिटी दी विदाउट अ थॉट। और वो बोलता है कि उस समय से 2 साल हो गए हैं और अब मुझे धीरे धीरे बहुत सारे क्लूज मिलने लग गए हैं फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में जो कि मैं इन बुक्स से गैदर करता हूँ। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ लिन की वजह से। इस बार मुझे इसको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड उसके बाद लिन उसके पास बुक लाता है और उसको कहता है कि सॉरी मैंने आपको ज़्यादा देर वेट करा दिया। वो फिर उसके बाद थोड़ा खांसने लग जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड टाइप है, लेकिन आई एम श्योर ये जो बुक है ये आपके लिए पक्का सुटेबल है। एंड देन उसके बाद वो ओल्ड वाइल्ड को बुक देने लग जाता है और लिन अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि होप ये बुक इन्हें पसंद आए। एंड देन उसके बाद वो उसे वो बुक देते हुए कहता है कि ट्रुथ बी टोल्ड आई एम एक्चुअली क्वाइट कि आप इस बुक को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे। और हम लोग देखते हैं कि इस बुक का जो ऑथर होता है वो होता है लिन जी, यानी कि अपना लिन अपना प्रोटैगनिस्ट। और जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये बुक तुमने लिखी है? प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि यस ये मेरा ही एक हम्बल वर्क है। और वो जो अपना मास्टर होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, कहता है हाउ अनएक्सपेक्टेड। द फेथ वर्शिपिंग ट्रू सोसाइटी, द मून शॉपिंग चर्च ऑफ द डोम एट द चर्च ऑफ द प्लेग दैट वर्शिप्स द फॉग ऑफ द हाई वॉल। ये 3 मेन स्ट्रीम रिलीजन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स गैदर करते हैं और मुझे इनके बारे में पता है, लेकिन ये कल्ट ऑफ गोल्स इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। एंड इस एविल ऑरा के साथ जिसने भी ये बुक लिखी है क्या ये सच में अपना एक ओन रिलीजन ढूंढने की सोच रहा है? एंड उसके बाद वो अपने लिन से बोलता है कि तो क्या तुम्हारा रिसर्च फील्ड है अबाउट द रिचुअल्स? लिन उसको बोलता है कि यस ये मेरे वन ऑफ द रिसर्च टॉपिक्स है और इसने मेरी डेस्टिनी बदल दी। वो बताता है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है। हाँ ये ऐसे बताने लायक कुछ बात तो है नहीं। वो जो अपना ओल्ड वाइल्ड होता है वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या बहुत टाइम पहले की बात, क्या इसकी डेस्टिनी चेंजिंग? आखिर किस बारे में बात कर रहा है? वो कहता है कि एक पावरफुल स्कॉलर जो कि बहुत सारे फॉरबिडन टॉपिक्स को पढ़ता है वो सच में किसी न किसी से एलिनेटेड तो जरूर होगा, इसीलिए मिस्टर लिन अपने बारे में चीजें छुपाता है। एंड वो बोलता है कि ये बुक ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथ में बाउंड है, ये बुक मेरे ही हाथ में आनी चाहिए थी। लिन उसको बोलता है कि उस समय पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं इस बुक को उस टाइम पे पब्लिश नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास इसकी सिर्फ एक कॉपी है।
वो अपने मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे इस वर्ल्ड में नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पे इतना अच्छा खासा टाइटल वाली बुक लिख के भी प्रोफेसर की रैंक नहीं पा सकता हूँ। एंड देन उसके बाद लिन ओल्ड वाइल्ड से कहता है कि तो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपको ये बुक दे सकता हूँ, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट सिर्फ एक आप ही हैं जिन्हें मैं ये बुक लैंड कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि वेल अपने मनी मन में कहता है कि ये मुझे इतनी प्रीशियस बुक दे रहा है जो कि अभी तक पब्लिश तक नहीं हुई है और ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। एंड देन उसके बाद वो लिन को बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ तुम्हारे इस जेनरसिटी के लिए, ये मेरा ऑनर होगा कि मैं तुम्हारे लिखे हुए इस ग्रेट वर्क को पढ़ूंगा। एंड वो अपने मनी मन में कहता है कि ये मास्टर आखिर ये मुझसे चाहता क्या है। एंड उसके बाद उससे बोलता है कि ये बुक सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये जरूर तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम का वर्क होगा और तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुझ जैसे एक ओल्ड मैन को दे रहे हो, मुझे थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। एंड वो अपने मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या लिन मुझे कोई ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहता है, क्या मुझे कोई टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। जो अपना लिन होता है वो अपने मनी मन में कह रहा होता है कि ओल्ड वाइल्ड सच में कितने ज्यादा काइंड है। वो अपने मनी मन में कह रहा होता है कि ये मेरे इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि इसकी मेरे पास एक सिंगल कॉपी है तो ये इतने ज्यादा रीअश्योर से कर रहे हैं। एंड देन वो मिस्टर वाइल्ड से बोलता है कि डोंट वरी ओल्ड वाइल्ड, आई एम श्योर आप इस बुक को पढ़ के इसमें और ज्यादा वैल्यू डालेंगे, और वैसे भी जब कोई मेरा वर्क पढ़ता है तो मुझे इसमें और ज्यादा वर्थ इट लगता है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये एक बुक ही तो है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरे लिए, और सिर्फ एक बुक से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास पूरी बुक का फॉरेस्ट पड़ा हुआ है, ये पूरी लाइब्रेरी है, तो मैं किसी भी बुक को किसी भी वक्त रीप्रिंट कर सकता हूँ। और वैसे भी जो मेरी ब्रेन की नॉलेज है उसे कोई कभी भी नहीं चुरा सकता है, कोई अगर चुरा पाएगा तो सिर्फ मेरा फेम और मेरा पैसा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड ये मुझे बहुत ज्यादा यूजलेस लगता है, मुझे सबसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या आप समझे मिस्टर वाइल्ड। एंड देन उसके बाद वो उससे बोलता है कि माय गुड ओल्ड वाइल्ड, तो ठीक है आप ये बुक को लीजिए। वो अपने मनी मन में कह रहा होता है कि ये मेरी लास्ट हीलिंग है आपकी सोल के लिए, आप एक एंटी नेस्टर है और एक स्कॉलर है, और आपको भी डेफिनेटली फेम और वेल्थ की जरूरत है जो कि आपके हर्ट की एम्प्टीनेस को फिल कर सके, लेकिन इस टाइप का माइंडसेट आप जैसे ओल्ड मैन के लिए मॉर्बिड है, इसीलिए ये आपकी हेल्थ के लिए भी बुरा हो सकता है। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप लोगों के और ज्यादा क्लोज आ सके, उनको फील कर सके, उनकी केयर कर सके और उनकी कंपनी ले सके। तो ये कैसा है ओल्ड वाइल्ड है, क्या आप मेरे इंटेंशन को समझ रहे हैं। एंड ओल्ड वाइल्ड उससे बोलता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, थैंक यू फॉर योर टीचिंग। एंड ओल्ड वाइल्ड अपने मनी मन में कह रहा होता है कि फेम और वेल्थ यूजलेस है, क्या ये मुझे यही सिखाना चाह रहा है। एंड देन उसके बाद लिन उससे बोलता है कि ठीक है फिर आप समझ चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं और ज्यादा हैप्पी हूँगा अगर आप इस वाले काम को और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। और मिस्टर वाइल्ड उससे बोलता है कि हाँ आई सी मैं अपना बेस्ट दूंगा। वाइल्ड अपने मनी मन में कहता है कि लिन चाहता है शायद कि मैं उसे इस बुक का प्राइस पे तो करूँ, बट मनी के फॉर्म में नहीं, बल्कि ऐसे कि मैं इसके वर्क को और लोगों तक भी स्प्रेड करूँ विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी। और अगर मुझे बिना उसकी आइडेंटिटी रिवील किए उसके वर्क को और लोगों तक स्प्रेड करना है तो मुझे पहले इसके वर्क को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एंड देन इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा वर्बली, मुझे इस सब में और ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद ओल्ड वाइल्ड उससे बोलता है कि तुम्हारी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। एंड उसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ तो निकालता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे इन सालों में जितनी भी गाइडेंस दी है इन सभी के बदले मेरा तुम्हारे लिए एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड, मुझे आशा है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। एंड वो एक स्टैचू निकालता है और अपने लिन को दे देता है। वो कहता है कि ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, बट स्टिल ये मेरे लिए बेस्ट है, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ एज ग्रेटिट्यूड, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। ये गार्गोइल होता है, लाइक ऐसी वुडन स्टैचू टाइप का, और जो अपना ये ओल्ड वाइल्ड होता है वो बताता है कि मैंने इस गार्गोइल को रिसीव किया था अपने टीचर से जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। इसके पास एक ग्रेट मैजिक रेजिस्टेंस है और एक टफ स्किन है, इसके जो टीथ और क्लोज है वो एकदम रेजर से शार्प है, और ये किसी की भी मर्डरस इंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर कॉम्बैट वाइज बात करे तो ये किसी एलीट नाइट से कम नहीं है, उसी के बराबर ताकत रखता है। एंड देन उसके बाद लिन उससे बोलता है कि आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है ओल्ड वाइल्ड, आखिर कोई इतनी वैल्यूएबल चीज मुझे कैसे दे सकता है, इस पे कितनी ज्यादा डिटेल क्राफ्टमैनशिप है, ऐसा लगता है कि ये स्टैचू अलाइव है,
इवन मैंने आपसे प्राइस के बारे में बात नहीं करा, स्टिल आपने मुझे ये दिया, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। एंड वो कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ इसमें से एविलनेस। इसका मतलब ये है कि ये गारगोइल एक शी गैंडेंग है ना। और दोस्तों शी गैंडेंग एक ऐसी स्टैचू टाइप होती है, लाइक एक स्मॉल स्टोन टैबलेट जो कि एविल स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ कर सकती है, भगा सकती है। एंड उसके बाद प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि क्योंकि मुझे ये ओल्ड वाइल्ड से गिफ्ट मिला है तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो ओल्ड वाइल्ड से बोलता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट है एंड मुझ पे बहुत ज्यादा सूट करता है। एंड उसके बाद जो ओल्ड वाइल्ड होता है वो उससे कहता है कि इट्स ग्रेट, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। एंड उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि राइट, ये एक ऑर्डिनरी गारगोइल है, बट स्टिल जो मिस्टर लिन ने मुझे बुक दी है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा ही गिफ्ट है उसके सामने। वो अपने मन ही मन में कहता है कि मिस्टर लिन कितने ज्यादा अच्छे हैं, वो मुझे डिफरेंट वेज में कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और मेरी फीलिंग्स का भी ध्यान रखते हैं। एंड देन उसके बाद वहां से जाने लग जाता है और लिन से कहता है कि तो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रेजेंट लाऊंगा जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके। एंड लिन उससे बोलता है कि ओके डेफिनेटली, मैं आपका वेट करूंगा, अगली बार दोबारा मिलते हैं। एंड देन वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वो वहां से चले जाता है। फिर उसके बाद लिन अपने मन ही मन में कहता है कि क्या अगली बार वो मेरे लिए ऐसा ही कुछ और ले आएंगे ताकि इसका पेयर हो जाए, और क्या वो कोई मेल स्टैचू लाएंगे या फीमेल लाएंगे। खैर जो भी है बढ़िया है, ये स्टैचू सच से बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की। एंड देन उसके बाद वो थोड़ी सुस्ताते हुए बोलता है कि तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अगर हम एक गुड एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो जो हमारा लक होता है वो भी बहुत अच्छा चलता है। एंड देन उसके बाद वो जा ही रहा होता है, उतने में वो देखता है कि उसके टेबल पे कुछ तो इंक टाइप की होती है, लाइक शैडो टाइप की। एंड वो शैडो एकदम से कुछ टेक्स्ट बनाती है और उस पर लिखा होता है लॉन्ग टाइम नो सी। एंड जो अपना लिन होता है वो उसको देखते एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तुम हो। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में जो अपना लिन होता है वो उस ब्लैक शैडो टाइप से बोलता है कि क्या तुम ही वही हो ना जिसने मुझे इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में भेजा था। 3 साल हो गए हैं जब मैंने तुमसे लास्ट टाइम बात करी थी और तुम यहाँ पे अपीयर हुए हो। इसका मतलब ये है कि अब मुझे प्राइस पे करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, तो वो उसने पहले ही सोच रखा था कि इसके बदले में उसे कुछ ना कुछ देना भी जरूर पड़ेगा। एंड वो उससे कहता है कि तो मुझे बताओ आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एंड वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये जो स्पिरिट है इसने मेरी हेल्प करी थी मेरी ड्रीम्स को पूरा करने में, उसने मुझे इस वर्ल्ड में भेजा था, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा क्रूल होगा एंड ये मुझसे कुछ ज्यादा फालतू चीज करने के लिए नहीं कहेगा। एंड उसके बाद वो उसको बोलता है कि तुमने ऑलरेडी पे कर चुका है तुम्हारी प्राइस और इसलिए मैं यहाँ पे अवेक हुआ हूँ। और उसके बाद लिन बोलता है कि तो क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो ओल्ड मैन है मैंने उनसे मेरी बुक किसी को रिकमेंड करने के लिए कहा था। एंड वो उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्राइस पे था वो यही था कि मुझे अपनी बुक को किसी और को रिकमेंड करना है। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि तो इससे तुम्हें बेनिफिट हुआ। एंड वो उस स्पिरिट से बोलता है कि ठीक है फिर मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपना बेस्ट दे दिया है। एंड देन फिलहाल के लिए वो स्पिरिट वहां से गायब हो जाते हैं। अब उसके हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी जगह पे जहाँ पे हम किसी बंदे को देखते हैं। वो लड़की या लड़का जो भी है वो कहता है कि दिस इज जैक रिपोर्टिंग इन, मैंने यहाँ पे डिस्कवर किया है ब्लैक स्केल्ड फेसलेस वाइल्ड का वेयर अबाउट। उसको मैंने 23rd नोकिन स्ट्रीट पे देखा है और ऐसा लगता है कि वो किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में अपीयर हुआ है और उसने ऑलमोस्ट 1 घंटा किसी बुक स्टोर में बिताया जो कि सच में बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। और मुझे सस्पेक्ट है कि वो जो बुक स्टोर का ओनर है वो भी इन सब में मिला हुआ है और वो बुक स्टोर एक सीक्रेट गैदरिंग प्लेस है सारे के सारे ब्लैक मेजेस के लिए। हमें दिखाया जाता है कि उसकी कॉल पे एक लड़की होती है जो कि सुन के एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या कोई गैदरिंग प्लेस, ये सच में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आई मीन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और वो बोलती है कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी और जोसेफ को रिपोर्ट करूंगी, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पे आना पड़ेगा और पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एंड देन उसके बाद वो उसको बोलता है कि ठीक है अंडरस्टूड। एंड वो उसको बोलता है कि ठीक है अंडरस्टूड। एंड इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैसे वो कॉल कट करता है तो उसके पीछे से अपना ओल्ड वाइल्ड आ जाता है। अब ओल्ड वाइल्ड उसके पीछे से आता है और उससे बोलता है कि तो मुझे यहाँ पे एक चूहा दिख रहा है। एंड वो पीछे से आता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हो जो तुम मेरे को स्पाई कर रहे हो। वो उसके फेस में अपना हाथ ले जाता है और उससे बोलता है डाई। उसके कॉल में जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है कि हे हेलो व्हाट हैपेंड, आखिर क्या हुआ, क्या तुम कॉल पे हो। और उतने में जो ओल्ड वाइल्ड होता है वो अपने पैर से उस फोन को तोड़ देता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे स्पाई कर रहे हो। एंड अब उसके तुम्हारा सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर पे। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो नाइट होता है वो अपनी चेयर पे होता है और उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है कि सर नाइट, मेरे पास एक बहुत स्ट्रेंज चीज है आपको रिपोर्ट करने के लिए।
वो उससे पूछता है क्या हुआ, क्या स्पॉन ऑफ द मैजिक मिरर के साथ कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कि कहीं उन हंटर्स ने फिर से कुछ किया तो नहीं है, वो लोग मुझे अच्छे से मेरा रिटायरमेंट भी इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। और ये कहते कहते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उतने में जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसे कहती है कि सर प्लीज रिलैक्स, इस बार का जो केस है वो थोड़ा सा अलग केस है। वो जो नाइट होता है वो कहता है कि क्या अलग केस, चलो अच्छी बात है। वो कहता है कि ये जो भी केस है वो शायद वाइल्ड डॉग के बारे में ही है, क्योंकि उसके अलावा और क्या ही हो सकता है। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि जो स्पाई रिस्पॉन्सिबल था फॉर मॉनिटरिंग द 23rd नोकिन स्ट्रीट उसे मार दिया गया है। और इस स्पाई के बारे में बात कर रही है जिसको अपने ओल्ड वाइल्ड ने मारा होता है। वो कहती है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो जासूसी करते वक्त पकड़ा गया था और उसको वाइल्ड ने पकड़ लिया और मरने से पहले वो कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था। एंड उतने में वो जो नाइट होता है उसे एकदम गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या वो फ्रैंक वाइल्ड डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मेज जिसको ब्लैक स्केल्ड फेसलेस के नाम से जाना जाता है। वो लेडी बोलती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। वो कहती है कि जब आज से 2 साल पहले व्हाइट हिल्स की बैटल हुई थी उसके बाद वो डिसअपियर हो गया था। हमने उसके ऊपर बाउंटी भी रखी थी। हमने सोचा नहीं था कि वो सरवाइव कर गया होगा, लेकिन सच में वो सरवाइव कर गया। एंड देन उसके बाद वो नाइट उठते हुए बोलता है कि तो फाइनली वो अपने घोंसले से बाहर निकल ही गया, मुझे लग ही रहा था कि वो कभी न कभी आएगा। और वो बोलता है कि तो क्योंकि वो नोकिन स्ट्रीट में पाया गया है मैं वहां उसको ढूंढूंगा और उसके सर को कुचल दूंगा। वो कहती है कि हमारी रिपोर्ट लिमिटेड है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट दे ही रहा था उतने में वाइल्ड ने उसे मार दिया। वो कहती है कि हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें जितना पता चला है उसने ऑलमोस्ट 1 घंटा किसी बुक स्टोर में स्पेंड किया था और मे बी उसने वहां से कोई बुक भी बोरो या परचेज करी थी। वो कहता है कि एक ब्लैक मेज जो कि अपने शब्दों का यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ पावर, क्या उसको भी बुक परचेज करने की जरूरत पड़ी? हाउ नॉनसेंस। एंड उसके बाद वो पूछता है कि क्या हमारे पास उस बुक स्टोर वाले की कुछ बैकग्राउंड चेक है? वो कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत। वो जो बुक स्टोर है वो फ्लैगशिप है द H3 मर्चेंट ग्रुप की। वो कहती है कि ये जो बुक स्टोर है ये आज से 3 साल पहले खुला था और इसके यहाँ पे अच्छी खासी रेपुटेशन है। भले ही यहाँ पे ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं बट रेपुटेशन उसकी अच्छी खासी है। लेकिन जो स्ट्रेंज चीज है वो ये है कि वो जो बुक स्टोर का ओनर है वो यहाँ का लोकल नहीं है। हमने ओरिजिनली ये सस्पेक्ट किया है कि वो जो बुक स्टोर है वो सारे के सारे ब्लैक मेजेस का गैदरिंग पॉइंट है, बट स्टिल हम इस बारे में अभी भी श्योर नहीं है। वो पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में श्योर नहीं हो? वो लेडी बताती है कि जो H3 मर्चेंट ग्रुप है वो बिलोंग करते हैं ड्रुइड्स को और नेचुरली वो फॉलोअर्स हैं नेचर और फॉरेस्ट के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो ब्लैक मैजिक के साथ इन्वॉल्व होंगे। एंड वो कहती है कि अगर हमने सडनली कोई भी एक्शन किया उनके अगेंस्ट तो इससे H3 वालों की इमेज भी खराब हो सकती है और इसी के साथ साथ हमारा रिटेलिएशन भी होगा, मतलब वो लोग हमारे खिलाफ रिटेलिएट करेंगे और हमारा जो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर है और इससे हम भी दिक्कत में आ सकते हैं। और फिर उसके बाद वो नाइट एकदम गुस्से में बोलता है दोस्त मदरफकर्स। फिर उसके बाद वो नाइट एकदम गुस्से में उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हमारा जो नाइट ग्रुप है उसका मकसद क्या है? वो लेडी बोलती है हाँ हमें एविल को मिटाना है और पीस लानी है। वो बोलता है कि हाँ तो इसीलिए हम ये चीज और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे इविल वर्क करेगा तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। वो कहता है कि वाइल्ड उस बुक स्टोर में ऑलमोस्ट 1 घंटे तक रहा, क्या तुम्हें सच में लगता है उन्होंने 1 घंटे तक चैट करी होगी या वो वहाँ बुक रीड करने गया होगा या फिर टी पीने गया होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है एक ब्लैक मेज एक बुक स्टोर में बुक पढ़ने जाएगा? बताओ मुझे। वो लेडी वो एकदम लाइक डर सी जाती है उसके सामने और कहती है कि बट स्टिल सर जो H3 ग्रुप है वो हमारे फंड्स में 40% चार्ज करता है, हमारे डिपार्टमेंट्स के 40% फंड उनकी तरफ से आते हैं। एंड देन उसके बाद वो नाइट कहता है कि ठीक है फिर जैसा तुम्हें सही लगता है, मैं वहाँ खुद से जाऊंगा, मैं पर्सनली फिगर आउट करूंगा कि आखिर उस बुक स्टोर में इतना खास क्या है। एंड देन उसके बाद वो उसको यस सर बोलती है। एंड देन जो नाइट होता है वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर सारे लोग उसको गुड आफ्टरनून ऐसे करके लाइक ग्रीट करने लग जाते हैं। अब वो नाइट वहाँ से नीचे उतरते उतरते अपने प्रोटैगनिस्ट की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है हाथ में। उसके हाथ में पेपर होता है जिसमें लिन के बारे में लिखा होता है और वो कहता है कि मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस टाइप के पर्सन हो। और हमें पता चलता है कि ये जो नाइट होता है इसका नाम होता है अब्राहम जोसेफ, जो कि वन ऑफ द रेडियंट नाइट्स होता है सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट टावर का। एंड वो वहाँ से जा ही रहा होता है उतने में उसको लाइक चक्कर जैसे आने लग जाते हैं और वो कहता है कि डैम आई एम अगेन हेलुसिनेटिंग। और ये सब उसे कर्स की वजह से होता है जो कि होता है द कर्स ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड कैंडेला। एंड बस यहीं पे अपना चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना नाइट होता है वो किसी जगह पे डूब रहा होता है और वो ऑलमोस्ट डूब चुका होता है। एंड वो असल में नहीं डूब रहा होता है बल्कि वो जो उसको हेलुसिनेटिंग इफेक्ट हो रहा होता है उसकी वजह से डूब रहा होता है। लाइक उसके अंदर
कोई और ही सिनेरियो चल रहा है। वो रास्ते में चल रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसी हालत में मैं आज बुक स्टोर नहीं जा पाऊंगा, डैम। और रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही होती है। वो कहता है कि जो स्वॉर्ड कैंडेला है उसके ओरिजिनल ओनर की डेथ हो चुकी है और जो उसकी इंसैनिटी है उसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेंज कर्स है जो कि आदमी को पागल कर देता है। वो कहता है कि कोई एक्सट्रीमली पावरफुल और राइटवर्स नाइट ही उसको अच्छे से परफेक्टली होल्ड कर सकता है और उसकी पावर को यूज कर सकता है। वो कहता है कि मैं स्टिल अभी भी उसके लिए कोई ना कोई सुटेबल सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं अभी भी उसके लिए कोई ना कोई सुटेबल ओनर ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है मैं अब उसको और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है द अनडिफिटेबल सेक्रेट फ्लेम रेडिएंट नाइट। वो इसका टाइटल होता है, लाइक जो लोगों ने इसको दिया होता है टाइटल। और वो कहता है कि अब ये टाइटल मुझ पे घंटा भी सूट नहीं करता है, मैं सिर्फ अब एक बूढ़ा आदमी बन के रह चुका हूँ। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लीडर ऑफ द व्हाइट वुल्फ, जिसका कि नाम होता है हेलिक्स। वो कह रहा होता है हाउ सरप्राइजिंग, उन्होंने बहुत ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया। ऐसा लगता है कि उसने इस यंग लेडी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। आफ्टर ऑल वो सेकंड इन कमांड है, तो वो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। और हम लोगों को दिखाई जाती है जीशू, जो कि होती है सेकंड इन कमांड ऑफ द व्हाइट वुल्फ। और वो किन्हीं मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और उसने चुटकियों में उन मॉन्स्टर्स को निपटा दिया होता है। एंड देन उसके बाद वो निपटाने के बाद पूछती है कि मैक्स आखिर सिचुएशन कैसी है। हमें मैक्स नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैडम ये कंफर्म हो चुका है, हेलिक्स के पास स्पॉन ऑफ द मैजिक मिरर है और वो टोटली एक मैडमैन बन चुका है। उसने मैस्केयर स्टार्ट कर दिया है और वो सारे के सारे हंटर्स को मारे जा रहा है। वो कहता है कि मैडम हम आउटमैच हो चुके हैं, हेलिक्स ने थर्ड इन कमांड कैस्पर को भी अपने अंडर में कर लिया है और मुझे ये डर है कि कहीं ये असॉल्ट और ज्यादा बड़ा ना हो जाए। उतने में वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि हेलिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सबसे क्लोजेस्ट है पैनिकी इन द व्हाइट वुल्फ में, और कैस्पर ने ऑलरेडी बहुत सारे हंटर्स को ट्रेन कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली उन्होंने बहुत पहले से ये सब चीज सोच के रखी थी। और वो कहती है कि उन लोगों ने तुम्हें बिट्रे किया है। एंड देन उसके बाद जीशू उसको बोलती है कि थैंक यू के, मतलब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम के होता है। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ी स्टोरी कनेक्ट करवा देता हूँ। चैप्टर 1 में आपको याद है इस लड़की ने अपने प्रोटैगनिस्ट को बताया था कि ये बिट्रे हुई है। तो ये बिट्रे यही हुई है कि इसके जो टीम मेंबर्स हैं, जो कि हमने नंबर 1 बंदा देखा था अभी इस चैप्टर में, जो हेलिक्स नाम का बंदा था, उसने इन्हें बिट्रे किया है, जो कि इन्हीं की टीम के थे पहले। तो ऐसा कुछ सीन है इनका। बाकी जो अपना वो ओल्ड वाइल्ड है उसका कुछ अलग कहानी है कि वो कोई मॉन्स्टर वगैरह है, कुछ तो ऐसा ही था। और ये जो नाइट है ये लोग इनके ओल्ड वर्ल्ड के पीछे पड़ रहे हैं। अपना प्रोटैगनिस्ट एकदम सीधा साधा बंदा है जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है। तो ये हमारी स्टोरी अभी तक की। कि उसको बोलती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने वहां से एस्केप किया, अगर मैं होती तो घंटा भी इन सारी मुश्किलों से एस्केप नहीं कर पाती। जीशू उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हें कुछ थैंक्स। वो जो के होती है वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि ये सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे नहीं पता है कि आखिर ये किस चीज से गुजर रही है, बट स्टिल ये रिटर्न हुई और इसने अपने जो साइड इफेक्ट्स है उनको सरपास किया और इतने हायर स्टेट में भी अपनी रैशनैलिटी को मेंटेन किया। एंड देन उतने में वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि कहता है कि भले ही वो लोग अच्छे खासे हैं, हेलिक्स और उसके सारे के सारे साथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी भी पैनिकी लेवल के क्लोज हैं। लेकिन तुम एक रियल पैनिकी हंटर हो। अगर एक बार तुम ट्रांसफॉर्म हो गई तो नो मैटर चाहे हेलिक्स हो या फिर कैस्पर हो, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने हार जाएंगे। एंड ये जो बंदा होता है ये होता है व्हाइट वुल्फ इंटेलिजेंस का रैट रेयान। जो अपनी जीशी होती है वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि इट्स फाइन, ये वो लोग हैं जिनके मैं हमेशा से क्लोज हूँ और एटलीस्ट मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि इसकी बॉडी पे लॉयल्टी रून मार्क्ड है। फिर उसके बाद जीशू सभी को बोलती है कि हम सभी के अंदर टेंटेड ब्लड है, हम लोगों का जो काम है वो है ऐसे क्रूअल बीस्ट को डाउन करना और उनको हंट करना। ये हम लोगों का पाथ है जो कि हमने चुना है। तो हंटर्स अब यहाँ पे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, हम सबको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। एंड सारे लोग उसे अंडरस्टूड बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम ये सब कुछ करके रहेंगे। एंड देन एक लड़की उसको बोलती है कि लड़की मतलब के उसे बोलती है कि मैडम हमें इस चीज में केयरफुल रहना पड़ेगा। और जीशू बोलती है राइट, तो चलो अब चलते हैं, ये हमारी लास्ट बैटल होगी। एंड देन उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है चर्च गेट एंड हम लोग देखते हैं कि वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखता है कैस्पर जो कि होता है थर्ड इन कमांड ऑफ द व्हाइट वुल्फ। और उसके बाद के उसे बोलती है कि कैस्पर यहाँ पे सिर्फ तुम हो, आखिर हेलिक्स कहाँ है। एंड वो लोग नोटिस करते हैं कि जो अपना कैस्पर होता है वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है, उसके चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल होती है। और जो अपनी जीशू होती है वो कहती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉन्ग तो जरूर है। और वो जैसे ही कैस्पर के कंधे पे हाथ रखती है तो कैस्पर पीछे को पड़ जाता है और वो देखती है कि कैस्पर मरा हुआ है
और सारे के सारे सब लोगों से बोलती है कि लाइक वो मरा नहीं होता है, अभी अधमरी हालत में होता है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे जल्दी से सिरिंज दो। एंड उसके बाद वो जो अपना मैक्स होता है वो उसे सिरिंज देता है एंड वो उसको उसके पेट में लगाती है, जिससे कि कैस्पर जो होता है वो मॉन्स्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और वो उसको पूछती है कि मुझे आंसर दो, आखिर हेलिक्स कहाँ है, क्या उसने मैजिक स्पॉन को ले लिया। एंड जो कैस्पर होता है वो कहता है कि उसकी होलीनेस आएगी, उसकी होलीनेस आएगी। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि ये अभी भी हेलिक्स की साइड में होता है और अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है। एंड देन वो फाइनली वहां से गायब हो जाता है। अब उसके बाद वो जो जीशु होती है वो गुस्से में अपना हाथ पटकती है और जो मैक्स होता है वो कहता है कि मैडम क्यों ना हम मिस्टर हेवुड से पूछें, वो हाउस मेज हैं और वो हमारी हेल्प करने के लिए रिफ्यूज भी नहीं करेंगे। जीशु कहती है इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड वो कैसे बोलती है कि के अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो मैक्स के साथ। वो बोलती है यस मैम। फिर वो रेयान से बोलती है कि रेयान तुम मेरे साथ चलो। रेयान पूछता है कहाँ। वो बोलती है टू द 23rd स्ट्रीट, यानी कि उसका प्लान होता है अब उसी बुक स्टोर में जाने का। एंड बस यहीं पे अपना चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपनी शॉप पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि आज एक और दिन बिना कस्टमर के बीत रहा है। जिस दिन से ओल्ड वाइल्ड और यंग लेडी आई थी उसके बाद से मेरी शॉप पे कोई भी कस्टमर नहीं आया है। उस दिन से 3 दिन हो चुके हैं। वो कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन जो लड़की आई थी जीशु, उसने मेरी शॉप को अच्छा खासा फाइनेंस किया। और वो कहता है कि मुझे आशा है कि उसको मेरी रिकमेंड की हुई बुक पसंद आई होगी और मुझे नहीं लगता है कि इस वेदर में और कोई कस्टमर भी आएगा, तो मुझे कस्टमर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपनी बुक्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हो सकता है कि जैसे उस दिन खराब वेदर में वो लेडी आई थी उसी तरह इस बार कोई और लेडी या कोई और कस्टमर भी आ जाए। और वो इतना कहता ही है, उतने में वो देखता है कि जो जीशु होती है वो उसकी शॉप में एंटर कर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर लिन। मिस्टर लिन उसको देख के ही बोलता है कि ओह मिस जीशु वेलकम, आपका स्वागत है मेरी दुकान में। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि लो नाम लिया शैतान हाजिर। और उसके बाद वो उसको बोलता है कि मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि हम सिर्फ 3 दिनों के अंदर दोबारा मिल जाएंगे। आप ऐसे पहले कस्टमर है जो कि इतनी जल्दी मेरी शॉप पे दोबारा रिविजिट किए। वो जो लड़की होती है वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है लिन मुझसे डिसअपॉइंटेड है। एंड उसके बाद वो कहती है कि तो मुझे अब इसके साथ सिर्फ टॉपिक पे आना चाहिए, मुझे इससे एक बार और हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड उसके बाद वो उसकी टेबल पे देखती है कि वही गारगोइल रखा होता है। एंड वो कहती है कि क्या ये गारगोइल है। कहती है कि ये मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई अच्छी पावर है। एंड भले ही लिन को इसके बारे में ना बताओ लेकिन इस लड़की को पता है कि लाइक ये कोई है, एविल चीज है ये। और वो कहती है कि ये मेरे सामने एक नॉर्मल पर्सन होने का प्रिटेंड कर रहा है लेकिन ये ऐसी चीज मेरे सामने डिस्प्ले कर रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या ये चाहता है कि मैं इसे कंफर्ट दूं? और हमें दिखाया जाता है कि इसके पीछे से मैक्स भी आ जाता है और वो कहता है कि बॉस क्या यही वो जगह है जहाँ आप मुझे लाने वाली थी? और वो देखता है कि एक बुक स्टोर होता है और उसके सामने वो जो ओनर होता है उसको देखकर बोलता है ये तो एक नॉर्मल पर्सन लग रहा है मुझे। अब उसके बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो पूछता है कि मिसेस जी आखिर ये कौन है? वो कहती है कि ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ये एब्सोल्युटली लॉयल है, आप ज्यादा दिक्कत मत लीजिए। मैंने जो उस दिन बताया था कि मैं बिटरे हुई हूँ वो ये नहीं था। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि पुअर गर्ल, इस बास्टर्ड ने इसे ट्रॉमेटाइज कर रखा है, इसे किसी को लॉयल इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वो कहता है कि अगर इसने खुद को अवेंज कर लिया होगा तो क्या इसने भी और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए? और आखिर अभी भी इसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया? एंड देन उसके बाद वो उसे चाय देते हुए उससे बोलता है कि क्या आप फेल हो गई? वो अपने मन ही मन में कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, शॉपकीपर लिन ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं। एंड देन वो लिन को बताती है कि यस मैं फेल हो चुकी हूँ। वो कहती है कि वो भाग चुका है और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर वो अभी कहाँ है। मैंने और लोगों से भी बोला है उसे सर्च करने के लिए लेकिन उसके बारे में अभी भी कोई भी न्यूज नहीं है। एक्चुअली मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं उसके साथ फाइट किए हुए और आपकी टीचिंग से मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। वो उसको बताती है कि कल 5 आवर्स तक मैंने एक ब्रूटल बैटल करी और उसके बाद मैं उसके बेस को भी डिस्ट्रॉय कर पाई लेकिन उसके बदले मुझे एक हैवी प्राइस पे करना पड़ा। लेकिन वो कहती है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो मेरा ओपोनेंट नहीं है, उसने खुद को एस्केप करवा लिया और अपने पार्टनर को मार दिया। एंड उसके बाद वो बोलती है कि सॉरी मिस्टर लिन, मैं केयरलेस थी। लिन उसको बोलता है कि नो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। एंड वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है? ये मुझे बात तो फाइटिंग की बता रही है लेकिन इतनी ज्यादा रोमांटिक वे में क्यों बता रही है?
एंड उसके बाद वो कहता है कि इसकी बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने 3 दिन तक उससे बात करी और उसके साथ थोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन बाद में से पता चला कि वो बंदा एस्केप कर चुका है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर था और उससे अपने पार्टनर को अबेंडन कर दिया एज अ डिस्ट्रक्शन और वो खुद यहाँ से भाग गया। एंड उसके बाद लिन जी से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जी उससे बोलती है कि तो आखिर आपको क्या लगता है। वही वो जो उसके साथ बंदा आया होता है वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है लाइक इनकी बातें देखकर, और वो कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यही बंदा फोन में किसी से बात कर रहा होता है और उसको कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, वाइल्ड ब्लैक मेज नोकिन में, आखिर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिली। वो बंदा इसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे वर्ड्स पे कोई डाउट है। लाइक जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन फोन वाले बंदे को दे रहा होता है उससे तो ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई गद्दार है। और उतने में वहाँ पे रे आ जाती है और उससे कहती है कि तो तुम यहाँ हो रैट, मैडम तुम्हें ढूंढ रही हैं, हम लोगों को कहीं जाना है और आज से तुम उनके सबऑर्डिनेट हो, तो ये माइंडलेस वाइट रैट आज से तुम नहीं रहे, तुम्हें कुछ डिसिप्लिन सीखना चाहिए। एंड वो एकदम से फोन काटता है और बोलता है कि ओके ओके सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें वेट कराया। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे मैं अल्टीमेट इंटेल को शेयर करके सारे के सारे हंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इससे मैं एक किंग बन सकता हूँ। एंड अब प्रेजेंट मोमेंट में वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिर ये जीशू इस नॉर्मल पर्सन से इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है वो किसी इनडिस्क्राइबेबल पर्सन से बात कर रही है। जीशू अपने प्रोटैगनिस्ट से बोलती है कि प्लीज मुझे गाइड करो। प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये उतना ज्यादा इजी नहीं है, लाइक इजी बहुत है, ज्यादा टफ नहीं है। और जो तुम्हारा एनिमी है वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा फियर है, तुम्हारा खुद का फियर। थोड़ा शांत रहो, तुम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गुड न्यूज जरूर पाओगी। वहीं वो जो बंदा होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा फर्जी बातें कर रहा है, इसकी बातों से ही पता चल रहा है कि एक लायर है। फिर उसके बाद लिन उनसे बोलता है कि सॉरी, थोड़ा देर के लिए वेट करना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं जस्ट 5 मिनट में यहाँ पे आया। एंड देन उसके बाद वो वहां से जाने लग जाता है। अब उतने में ही उस जो बंदा होता है वो अपने जीशू से बोलता है कि बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। जीशू उससे बोलती है कि अपनी आवाज नीचे रख के बात करो, आखिर एक किस टोन में तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि शायद तुम्हारा इंटेल हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ या तुम्हें वैल्यू करती हूँ, मेरे लिए तुम घंटा मैटर नहीं करते हो और अपने थोड़े मैनर्स सुधारो। वो कहता है कि लेकिन वो बंदा कंप्लीट लायर है, वो भरोसे के लायक नहीं है, भले ही मैं कितना भी इम्प्रूडेंट क्यों ना हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से बेटर हूँ। अब उसके बाद जीशू उससे बोलती है कि शट अप, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाई हूँ, तो अपने काम से काम रखो। एंड वो अपना हथियार उसकी तरफ को करती है। एंड उसके बाद अपना वो जो बंदा होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि काम डाउन, ये जीशू जैसी लड़की को इजीली कोई ना कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो मुझे बस इसके ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो जीशू से बोलता है कि मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, जब वो यहाँ वापस आएगा तो मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ से कुछ तो हथियार जैसा निकाल रहा होता है। एंड ऐसा लगता है कि उसका प्लान होता है कि वो इसे मारेगा, इसे यानी कि अपने प्रोटैगनिस्ट को। और वो जैसे हथियार निकालता है उतने में वो देखता है कि एक बहुत बड़ी शैडो उन दोनों के ऊपर आ जाती है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही वुडन स्टैचू वाला मॉन्स्टर होता है जो कि ओल्ड वाइल्ड ने अपने प्रोटैगनिस्ट को गिफ्ट किया होता है, और वो एक रियल मॉन्स्टर बन चुका होता है। वो उस बंदे को अपने एक हाथ से पकड़ता है एंड देन उसके बाद उसे खा जाता है। लाइक उस लड़की के सामने ये सब कुछ हो रहा होता है। एंड देन ऐसा लगता है कि वो उस लड़की की तरफ को भी आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उतने में वो दोबारा से स्टैचू का रूप धारण कर लेता है। एंड उतने में हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट को देख के ही वो दोबारा छोटा हो गया होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे वेट कराया। हाँ, आखिर आपका सबऑर्डिनेट कहाँ गया? अभी तक तो वो यहीं पे था। जो जीशू होती है वो उसे कहती है कि वो क्या है ना, उसे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया तो उसको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। और उसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा होता है मानो उसकी फट चुकी होती है अच्छे से। लाइक भाई उसके सामने एक मॉन्स्टर आया, उसके सबऑर्डिनेट को खा गया, वो लाइक खड़ी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। एक तो उसे वैसे ही अपने प्रोटैगनिस्ट पे इतना ज्यादा शक था, और अब उसका शक और ज्यादा बढ़ गया होगा प्रोटैगनिस्ट पे, पक्की बात है। एंड बस यहीं पे अपना चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि कुछ सेकंड्स में ही वो मॉन्स्टर आया और वो रेयान को खा गया। अगर वो गैरगोइल ने मुझे भी अटैक किया होता तो मैं भी मिनटों के अंदर यहाँ से गायब हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर मैं कहाँ गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लाइक एकदम से मेरे सामने ये सब कुछ हो गया। मैंने अभी अभी अपनी डेथ को अपने पास से देखा है।
क्या यही होता है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस? और वो एकदम डर से जाती है, बोलती है कि सच में बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। जीशू अपने मन ही मन में कहती है कि शायद इस शॉपकीपर को पहले से ही पता था कि जो रेयान है वो किस टाइप का बंदा है और वो उसको पहले से ही निपटाने की सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो इसको निपटाने के लिए अपने हाथ कंधे करे, इसलिए उसने इस मॉन्स्टर का सहारा लिया। वो बहाना बना के यहाँ से ऊपर गया ताकि इतनी देर में मॉन्स्टर अपना काम कर सके। ये सच में कितना ज्यादा ब्रूटल है। ऐसा लगता है कि इसको भी ब्लैक मेज ने ही ये सब कुछ सिखाया है। फिर वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो रिग्रेट कर रही होती है कि मुझे उस बास्टर्ड को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अब आखिर मैं क्या करूँ? वो कहती है कि फिलहाल मैं इसके बारे में भूल जाती हूँ और ये भी भूल जाती हूँ कि मुझे यहाँ पे मिस्टर लिन से कुछ हेल्प लेनी थी। मुझे जो मिस्टर लिन होता है वो उसको देखकर बोलता है कि मिस जीसी हूँ, आखिर आप इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरी डरी सी हैं। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। इस शॉप में आने के बाद तो आपको वैसे भी रिलैक्स हो जाना चाहिए। और आखिर आपने मेरे सामने इतना ज्यादा डरा हुआ चेहरा क्यों बना रखा है? क्या आपको लगता है मैं आपको खाऊंगा? अब भाई प्रोटैगनिस्ट तो ये सारे वर्ड्स एकदम नॉर्मली कह रहा है, लेकिन जीशू ये वर्ड्स को कैसे इनडायरेक्टली ले जाती है वो आपको पता ही है। वो एकदम और डर जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। मैं शायद ज्यादा ही रूड हो गई थी आपसे, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि मुझे उस बास्टर्ड को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये आखिर इतनी ज्यादा नर्वस क्यों लग रही है? मैंने तो सिर्फ इसके सामने एक जोक मारा था। क्या इसको सच में लगता है कि मैं लोगों को खाता हूँ? बट भाई प्रोटैगनिस्ट को क्या पता कि उसके पीठ पीछे अभी यहाँ पे क्या क्या हो रखा है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं वैसे भी इतने ज्यादा हार्मलेस और इतना ज्यादा फ्रेंडली हूँ, तो आखिर कोई इतनी क्रूअल चीज मेरे बारे में कैसे सोच सकता है? वो कहता है कि शायद ये जो लेडी है इसको लोगों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इसको बहुत लोगों ने धोखा दिया है। इसको अब किसी के ऊपर बिलीव नहीं होता है। शायद मुझे इससे थोड़ी और सोल हीलिंग देनी पड़ेगी। और वैसे भी ऐसा लगता है कि मैं इसका भरोसा जीत चुका हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने इसको अच्छी खासी हीलिंग दी थी और ये मुझसे इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए तो ये अभी मुझसे मेरी हेल्प लेने आई है। एंड देन उसके बाद लिन उससे कहता है कि सॉरी, मैं ऐसे जोक्स आइंदा से कभी नहीं मारूंगा। मैं वैसे भी जोक्स मारने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। और चलो अपने काम पे आते हैं। तो आप बता रही थी मुझे कुछ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वो लड़की अपने मन ही मन में कह रही होती है कि मुझे अब इसके सामने बोलने में और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद वो अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि प्लीज मुझे कोई बुक रिकमेंड कीजिए। जो मेरी विल पावर है वो बहुत ज्यादा वीक है। प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि श्योर, अगर ऐसा केस है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आपको कौन सी बुक ऑफर करनी है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अभी 5 मिनट पहले तक तो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन 5 मिनट पहले जब से मैं यहाँ से गया हूँ और उसके बाद वापस आया, उसके बाद से ये आखिर इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है? या जो इसका सबऑर्डिनेट है जो भी यहाँ से चला गया है, ये उसके जाने की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है? एंड देन उसके प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि हे सुनो, सच कहूँ तो जो आपका सबऑर्डिनेट आपके साथ आया था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। आपको वैसे भी उसके साथ उस टाइप की जो लॉयल्टी वाली बात आप कर रही थी वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से नहीं है लायक। और वो तो ये चीज ऐसे ही बोल रहा होता है, बट वो लड़की आपको पता ही है वो किस वे में ले जाएगी इसकी बात। वो लड़की बोलती है कि आखिर कैसे हो सकता है, वो तो सच में। और फिर उसके तो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं था कि जो रेयान था वो रॉयल नहीं था, क्योंकि ये जो ब्लैक मेजेस होते हैं इनके पास लॉयल्टी चेक करने की शक्ति होती है। और कहीं ना कहीं ये जो शॉप का ओनर है ये भी ब्लैक मेज से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रेयान भी ट्रस्टवर्दी नहीं था। तो आखिर कौन है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ? आखिर किसके ऊपर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूँ? जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है योरसेल्फ, सिर्फ एक तुम ही हो जिस पे तुम पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हो। खुद पे भरोसा रखो। जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दोगले होते हैं। नो मैटर तुम उनके सामने कितना भी खुद का एक्सपोज कर लो, वो लोग लास्ट में तुम्हें धोखा दे ही देते हैं। तुमको एकदम अनब्रेकेबल बनना पड़ेगा एज अ स्टील, तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। एंड वो लड़की बोलती है कि क्या स्टील के जैसा अनब्रेकेबल? और फिर उसके प्रोटैगनिस्ट उसको एक बुक देते हुए उससे बोलता है कि ये लो, ये बुक को पढ़ो, ये एक मास्टरपीस है। और इस बुक का नाम होता है हाउ द स्टील वॉज टेम्पर्ड। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस बुक से कितना सीख पाओगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इसमें से जो भी सीखोगी ये वो एकदम वर्थ इट होगा और तुम्हारे काम आएगा। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। मैं इस टाइप के ही कोट्स इसको इनकरेज करने के लिए यूज करूंगा। और उसके दिमाग में कुछ और अच्छी अच्छी लाइंस चल रही होती हैं, जैसे कि एंड इट्स गिवन टू हिम टू लिव बट वंस, ही मस्ट लिव so as to feel no torturing regrets for years without purpose। लाइक ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती है, स्टोरी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब उसके हम देखते हैं कि जो लेडी होती है वो शॉप से बाहर आ जाती है बुक लेके, और हम देखते हैं कि वो बारिश में उस बुक को देख रही होती है। बुक का नाम होता है विल ऑफ स्टील। वो कहती है कि द अनएंडिंग विल ऑफ स्टील, और लाइक उसके अंदर से एक अलग सा ऑरा आ रहा होता है, मानो उसको पावर से मिल गई है कुछ। वो कहती है कि इसने मेरे पे एक डायरेक्ट इफेक्ट किया है, मेरी सोल की पावर पे। और अब वो बाहर आके सोचने लग जाती है कि अंदर अभी अचानक से उसने क्या क्या देखा, और वो कहती
कहती है कि वो जो बंदा था रेयान, वो वैसे भी बिल्कुल भी लॉयल नहीं था, और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो एकदम से मॉन्स्टर आया और उसको खा गया, और कहती है कि सच में बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। वो अपने मन में कह रही होती है कि मिस्टर लिन सच में इनक्रेडिबल है, उन्होंने एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ माई सोल बनाया और एक लार्ज अमाउंट ऑफ माना भी मेरे अंदर डाला, और अब शायद मैं अपने आप को ओवरकम कर पाऊंगी। वो कहती है कि मुझे अभी अंदर से एक अलग ही टाइप की ओवरफ्लोइंग सेटिस्फैक्शन हो रही है, ऐसा लग रहा हो मानो मुझे किसी चीज का रिवॉर्ड मिला है, और मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे उसने एक सेकंड लाइफ दी है। वो कहती है कि मिस्टर लिन हंटर्स के बीच अपनी पावर को ग्रो करने का ही सोच रहे होंगे, उन्हें ये स्टेजेस को चेंज करना है, हंटर्स के इकोसिस्टम को चेंज करना है, और इसलिए वो मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं उनकी इंटेंशन को समझ गई हूँ। मतलब भाई कुछ भी सोच रही होती है लड़कियाँ, भाई लड़कियों पे सच में दिमाग नहीं होता भाई, फालतू की बातें करती हैं सिर्फ। भाई मतलब इतनी बातें काहे को सोचनी है तूने, अपना काम से काम रख। खैर एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। वो अपने मन में कह रही होती है कि आई एम श्योर, जैसा कि वो मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं, अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, मैं उनके लिए अब लॉयल बनूंगी। वो ये भी दिखाया जाता है कि शॉप के अंदर से जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो इस लेडी को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इतनी देर से यहाँ पे रुकी क्यों है, आखिर ये जा क्यों नहीं रही है, और अचानक से इसकी नाक से खून जैसा क्यों निकल रहा है। एंड उसके बाद वो जो लड़की होती है वो इसके आगे को ऐसे ब्लो डाउन करके चली जाती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उस बास्टर्ड ने इसे अबैंडन कर दिया और अभी भी ये मुझ पे ऐसे भरोसा कर रही है। खैर कोई नहीं, मुझे इसका भरोसा जीतना चाहिए। अब वही हमें दिखाया जाता है कि इतनी बारिश में फाइनली वो जो नाइट होता है वो इस शॉप पे पहुंच चुका होता है और नाइट दुकान के आगे खड़ा होता है। एंड बस इसी पे हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर देना।